नमस्कार दोस्तों, मीडिया डिक्शनरी की पॉडकास्ट सीरीज डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बात की थी मीडिया लिटरेसी की परिभाषा की कि किस तरीके से मीडिया स्कॉलर्स, मीडिया इंस्टीट्यूशन ने अलग अलग ढंग से मीडिया लिटरेसी को परिभाषित किया है और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज, सबसे ज़्यादा प्रचलित जो मीडिया लिटरेसी की परिभाषा थी, उनमें 4 चीज़ों का जिक्र है जिसे हम मीडिया लिटरेसी का आधार स्तंभ भी कह सकते हैं। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? वो है एक्सेस, एनालिसिस, evaluation and creation of media content using variety of media platforms। तो एक एक करके इनको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम इन्हें जानेंगे तभी तो मानेंगे, और जब मानेंगे तो जाहिर सी बात है कि अपनी ज़िंदगी में इनका प्रयोग करेंगे। और मीडिया लिटरेसी एक्सपर्ट्स ने ये बात भी कही है कि इस डिजिटल एरा में अगर हमें सरवाइव करना है, कॉम्पिटेंट होना है, तो मीडिया लिटरेट होना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। इसलिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और मीडिया लिटरेसी स्किल्स को हम समय समय पर अपडेट करते रहें, सीखें, ताकि हम इस डिजिटल दुनिया में अच्छी तरह सरवाइव कर पाएं और हमारी जो कॉम्पिटेंसी है उसको और बढ़ा पाएं। इसके जो अपने ख़तरे हैं, उन ख़तरों को भांप कर जो उचित हमें जिस तरीके के प्रिकॉशंस लेने हैं उनके बारे में भी हम ध्यान रख पाएँ। तो अगर देखा जाए तो जो सूचना है, सही समय पर सही सूचना का मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। और सूचना के अधिकार के तहत अगर बात की जाए तो ये हमारा अधिकार भी है। हम सब ने कोविड-19 के दौरान ये महसूस किया है कि सही समय पर सही सूचना का मिलना कितना ज़रूरी है। और अगर सही सूचना सही समय पर ना मिल पाए तो उसकी वजह से हमने ये भी देखा कि कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। सूचना का हमारी ज़िंदगी में बहुत महत्व है। अगर हमें सूचना हो कि कब कहाँ क्या हो रहा है या होने वाला है, तो हम उसके हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अमुक शहर में कर्फ्यू लगा है या फिर शहर बंद का ऐलान हुआ है और इसकी सूचना फलाने गांव में रहने वाले परचून की दुकान चलाने वाले श्यामलाल को नहीं थी। वो शहर सामान लेने पहुंचता है, शहर तो बंद था, सूचना तो उसे थी नहीं, तो उसका पूरा दिन बर्बाद होता है। किराया भाड़ा जो लगा के गया, पैसा खर्च हुआ, दुकान जो बंद थी वो अलग उसका नुकसान हुआ। इसी तरीके से अगर कलेक्टर ने किसी वजह से स्कूल बंद के आदेश दिए हैं और वो सूचना आप तक अगर सही समय पर नहीं पहुंची, तो ज़रा सोचें कितना परेशान होना होगा आपको जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करना है। अगर बच्चे स्कूल बस से जाते हैं तो आपको बस स्टॉप पे ड्रॉप करना है, और अगर आप खुद छोड़ने जाते हैं तो आप बच्चे को लेकर स्कूल पहुंचते हैं और पता चलता है कि स्कूल बंद है। यानी अगर आपको वही सूचना सही समय पर मिल जाती तो आप कितनी सारी परेशानी से बच सकते थे और उस जो समय का इस्तेमाल है सही ढंग से कर सकते थे। तो सही सूचना या जानकारी को दबा देना, उसे बाहर ना आने देना, खबरों के साथ खिलवाड़ करना, आधा सच आधा झूठ बताना, ये सारी चीज़ें हमें हमारे सूचना के अधिकार से वंचित करती हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सूचनाएं हमें मिलती कहाँ से हैं? तो जाहिर सी बात है कि किसी ना किसी सोर्स के ज़रिए हमें सूचनाएं मिलती हैं। वो सोर्स अखबार हो सकते हैं, रेडियो हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, न्यू मीडिया जिसको आप सोशल मीडिया कह सकते हैं। और ज़्यादातर अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं तो वो तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को फर्स्ट हैंड सोशल मीडिया से ही ले रहा होता है। इसी तरीके से सरकारी या गैर सरकारी जो संस्थान हैं उससे हमें सूचना मिल सकती है। और हर सोर्स की अपनी क्षमताएं और कमियां होती हैं। जैसे अगर मैं प्रिंट मीडिया की बात करूं तो वहाँ पर आपको खबरों का विश्लेषण मिलता है। अगर आप चाहें तो किसी खबर को सहेज के कटिंग करके भी रख सकते हैं, और उतना विश्लेषण टेलीविज़न में नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि टेलीविज़न में विजुअल्स होते हैं तो वो खबर को और इम्पैक्टफुल बना देते हैं। इसी तरीके से अगर रेडियो को देखा जाए तो रेडियो में विजुअल्स नहीं होते हैं, लेकिन रीच की अगर बात की जाए तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है, एक इस तरीके का पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। अगर मैं इंडियन पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम की बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है। तो उसकी रीच
कई दूर दराज के इलाकों में भी है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन तक भी आप संवाद कर सकते हैं, उन तक भी अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, उन तक भी सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं। तो जब भी हम सोर्सेस की बात करें, उसको समझें, तो उनकी अपनी जो कमियां हैं या क्षमताएं हैं उनको भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी सोर्स का क्रेडिबल होना, उसका विश्वसनीय होना। और अगर विश्वसनीयता की बात करें तो विश्वसनीयता के बहुत सारे पैमाने हैं, क्योंकि ये विश्वसनीयता आती है आप किस तरीके से खबरों को देखते हैं, किस तरीके से खबरों को प्रकाशित करते हैं, खबरों में ऑब्जेक्टिविटी है कि नहीं, खबर कितनी फैक्चुअल है, खबर में किसी तरीके का कोई मैनिपुलेशन तो नहीं है, किसी तरीके का कोई बायसनेस तो नहीं है, और जो खुद खबर लिख रहा है वो सोर्स खुद कितना विश्वसनीय है, उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलकर सोर्स को क्रेडिबल बनाती हैं। तो अगर सोर्स क्रेडिबल है तो जाहिर से बात है कि हमारा भरोसा उस सोर्स पर होता है। मीडिया लिटरेसी के संदर्भ में एक्सेस का अर्थ हुआ मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टूल्स, टेक्नोलॉजीज के साथ साथ सूचनाओं तक लोगों की पहुंच, ताकि लोग यह समझ पाएं कि मीडिया और तकनीक का क्या रिश्ता है, ये कैसे काम करता है, लोग सूचनाओं को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जो सूचनाएं उन्हें मिल रही हैं कहीं उसमें कोई काट छाट तो नहीं है, किन खबरों को प्रमुखता दी जा रही है। इसको फ्रेमिंग थ्योरी होती है मीडिया की, उसके तहत भी समझा जा सकता है। आगे हम मीडिया थ्योरीज पर भी बात करेंगे मीडिया लिटरेसी के इस क्लास में। तो कहीं कोई एजेंडा के तहत तो किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, मैनिपुलेशन तो नहीं है किसी तरीके का, ताकि लोग मीडिया सोर्सेज से मिली खबरों के आधार पर सही निर्णय ले सकें और अपने व्यक्तिगत विकास के साथ साथ समाज के विकास में भी योगदान दे सकें। सही समय पर विश्वसनीय स्रोतों द्वारा मिलने वाली जो सूचना है वो नागरिक सहभागिता को बढ़ाती है, लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति सजग बनाती है, सही निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाती है, और ये जो सारी चीज़ें हैं किसी भी लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, साथ ही देश के आर्थिक विकास में भी सहयोग देती हैं। आज के समय में सूचनाओं के साथ साथ मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी अगर देखें तो बाढ़ सी आ गई है। ट्रेडिशनल मीडिया जैसे अखबार, टेलीविज़न, रेडियो के अलावा ढेरों न्यू मीडिया टूल्स और प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ब्लॉग्स हैं, पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यूट्यूब चैनल जो हैं, आपने देखा होगा कि कई बार बड़े अट्रैक्टिव थंबनेल्स बनाते हैं और उन अट्रैक्टिव थंबनेल्स को देखकर आपको उसे क्लिक करने का मन करता है उस लिंक पर, या फिर आप उस खबर पर जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बड़ी कैची सी खबर है। तो आपको ये भी देखना होगा कि जिस सोर्स से भी आप खबर ले रहे हैं वो सोर्स किस तरीके की सूचना आप तक पहुंचा रहा है। वो सेंसिबल रिपोर्टिंग कर रहा है या फिर सेंसेशनल रिपोर्टिंग कर रहा है, वो जिम्मेदारी के साथ किसी भी सूचना को आपको दे रहा है, या फिर बस ये चाहता है कि किसी भी तरीके से उसकी वेबसाइट पर या उसका जो मीडिया प्लेटफॉर्म है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें। तो सेलेबिलिटी पर उसका ज़्यादा ध्यान है, इसे भी हमें तय करना होगा। और मीडिया लिटरेसी इन सारी चीज़ों का एक तरीके से क्रिटिकल विश्लेषण करना भी हमें सिखाती है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो देख रही हूँ मैं, जिस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हूँ कि सोशल मीडिया अगर ख़बरों के हिसाब से देखा जाए तो देखिए वहाँ पर कोई गेट कीपिंग नहीं होती है, ख़बरों को कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। तो इस वजह से कोई भी कुछ भी वहाँ पोस्ट कर रहा है। तो अगर आपको सही खबर चाहिए तो वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर आप यकीन ना करें, बल्कि उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करें। और इसके साथ ही साथ सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, बल्कि किसी एक मीडिया पर डिपेंडेंट होने के बजाय आप मल्टी सोर्सिंग करें, क्योंकि हो सकता है कि एक जो सोर्स है वो बायस्ड हो, और जब आप उसी चीज़ को दूसरी जगह देखते हैं तो ये भी देखें कि उसने खबर को किस एंगल से उठाया है। तो मल्टी सोर्सिंग इस बायसनेस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो
इसलिए खबरों की मल्टी सोर्सिंग बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ हमें क्या देखना है, सुनना है, पढ़ना है, ये एल्गोरिदम तय ना करे, बल्कि हम तय करें, हमारी अपनी चॉइस हो और वो भी इन्फॉर्म्ड चॉइस हो। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये मीडिया लिटरेसी क्लास थी, इसमें आपने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और एक्सेस टू वेरियस मीडिया टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में समझा होगा। क्योंकि अगर हम एक्सेस की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन तक ही हमारी एक्सेस हो, इतने से काम नहीं चलेगा, बल्कि क्या नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हो रहा है, क्या नए इनोवेशंस हैं, उनके बारे में भी हमें टाइम टू टाइम अपडेट होते रहना पड़ेगा। तो आई होप कि ये क्लास में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, आपकी जो समझ का दायरा है उसमें विस्तार हुआ होगा और काफ़ी हद तक आपको मदद मिली होगी। तो एक तरीके से हमने मीडिया लिटरेसी के जो 4 आधार स्तंभ हैं उसमें से एक स्तंभ को आज जाना, समझा। अगली क्लास में हम मीडिया लिटरेसी के अगले जो 3 आधार स्तंभ हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो इसी तरह बने रहे मेरे साथ डॉक्टर भावना की मीडिया लिटरेसी क्लास में, और इतना समर्थन और सहयोग देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।